नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरिज सम्राट दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज यमुना सीवेज और प्रदूषित पानी से जूझ रही है। हम यमुना नदी की सफाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। 40 विकेंद्रीकृत सीवेज प्लांट विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि कोई भी सीवेज का पानी सीधे यमुना नदी में न छोड़ा जाए। सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे जो ये गैप पानी का है, इसमें हमें वो मदद करें। और उन सब के लिए हमने इसीलिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई। और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है, हमारे लिए एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे, इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। अभी जितने भी चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो प्रदेश पहले विकास में बैरियर माना जाता था, जिस प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, बेटियां असुरक्षित थीं, वही प्रदेश आज किसान को आत्मनिर्भर करने, महिलाओं को सशक्तिकरण करने, नौजवानों को रोजगार देने, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारकर प्रत्येक क्षेत्र में देश का नंबर 1 अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश वही है, तंत्र भी वही है, केवल सत्ता बदली और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो प्रदेश पहले विकास में बैरियर माना जाता था, जिस प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, वही प्रदेश किसान को आत्मनिर्भर करने, महिला को सशक्तिकरण करने, नौजवान को नौकरी और रोजगार देने, विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके
प्रत्येक क्षेत्र में देश का नंबर 1 अग्रणी राज्य बन करके उभरा है। और उत्तर प्रदेश की शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 2017 के पहले जो उस समय मेरे साथ इस आंदोलन में सहयोगी थे, वे सब जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियां थी, कितनी कठिन परिस्थितियां थी। हर दूसरे दिन दंगे होते थे। पिछली सरकार ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था। बेटी और व्यापारी के लिए उनके गुर्गे खतरे बने हुए थे। हमने माफिया को तो समाप्त किया ही, हमने उनके एम की तुलना में हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देकर के प्रदेश की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। ये वही दिल्ली आप पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली के लोगों से जो वायदे किए वो वादे इस बजट में पूरे होने चाहिए। उनका आवंटन अगर इस बजट में दिखेगा तो इसका मतलब है कि सरकार इस वर्ष उन वादों को पूरा करेगी। अगर ये आवंटन नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि इनके मन में चूर है। देखिए, बहुत साधारण सी चीज है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जो वादे किए हैं वो वादे इस बजट के अंदर पूरे होने चाहिए। उनका आवंटन जो है वो इस बजट में दिखेगा तो इसका मतलब यह है सरकार इस वर्ष उन वादों को पूरा करेगी। वो वादे क्या हैं? हर महिला को 2500 रुपये मिलना, होली दिवाली पे मुफ्त गैस सिलेंडर मिलना, हर बार जब आप सिलेंडर मंगवाएं तो 500 रुपये का मिलना, केजी से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलना, रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स को 10 लाख की इंश्योरेंस और 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिलना, जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स थे उनके लिए वेलफेयर बोर्ड लगना, जो एससी कम्युनिटी से छात्र आते हैं उनको हर महीने 1000 रुपये मिलना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मुश्त 15,000 रुपये देना। इस तरीके के वादे जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन वादों के लिए आवंटन कर दे पैसे का। अगर आवंटन कर रहे हैं इसका मतलब ये काम करेंगे, और अगर ये आवंटन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी द्वारा विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब ओबीसी को 65% आरक्षण दिया गया था। उसी को लागू करने की मांग को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजेडी विधायकों ने स्लोगन वाली टी शर्ट पहनकर ओबीसी को 65% आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है, ओबीसी को 65% आरक्षण की मांग को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सांसद भी आज दिल्ली संसद में ये मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार के लोगों के साथ छल हुआ है। और आरक्षण के लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं कोटपुर में। हम लोग उठाए बात, ये आरक्षण कैबिनेट से माननीय नीतीश कुमार जी कैबिनेट से पास किए हैं, कैबिनेट से पास किए हैं। उन्हीं का मुद्दा लेकर हम लोग उठा रहे हैं। कोर्ट से भी मिला हुआ है, कोर्ट से भी मिला हुआ है आरक्षण हम लोग के 65% अनुसूची में शामिल करना, अनुसूचित जाति में शामिल करना है 65%। इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हाउस में भी उठाए, यहाँ भी उठाए। नीतीश कुमार के कैबिनेट से पास कैल है। जब तेजस्वी जी थे उप मुख्यमंत्री तो उन्हीं के सामने हुआ था, उन्हीं के समय में हुआ था। तो इस पर तो लागू करना चाहिए। बिल लाया भारत सरकार केंद्र में, तो उस पर तो क्या करेगा नहीं करेगा उस पर तो हम लोग विरोध करके करेंगे। अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए 65% आरक्षण नई सूची में। सवाल उठा रहे हैं लोग, कह रहे हैं जब आप लोग की सरकार थी तो पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया था आप लोगों ने। 33% दिया नहीं हमारे कोर्ट से पूछिएगा जाकर, कोर्ट से पूछिएगा, कोर्ट से। क्या मांग है?
जो मांग है क्लियर है इस पर बिहार का जो इस पर 65 आरक्षण जो है बढ़ाने के लिए वहाँ केंद्र में भी अपने जो सांसद लोग हैं उन लोगों ने मुद्दा को उठाने का काम किया और आज हम लोग सब लोग पार्टी के लोग उठा रहे हैं। आप लोग जब गठबंधन में थे दूसरा आरक्षण आप लोग जब गठबंधन में थे महागठबंधन में थे तो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, फिर मामला हाई कोर्ट में चला गया। आपको लगता है कि ये छल हुआ है, खेल हुआ है? पूरा खेल हो रहा है, पूरा छल हो रहा है, खासकर बिहार के लोगों के साथ। इस साल चुनाव में लगता है जनता इसका छल का खेल का बदला लेगी, तो ले रही है बदला। जिस तरीके से बिहार में अपराध हो रहा है उस तरीके से आप देख ही रहे। पे ये है कि अक्सर आप मीडिया से पंगा लेती हैं, तो बताइए हमें ये मीडिया से पंगा क्यों लेती हैं? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी के लोग गुंडागर्दी से सरकार बदलना चाहते हैं। आरजेडी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। बिहार की जनता ये तय करेगी। नीतीश सरकार को ये लोग लिखते हैं तेजस्वी सरकार। ये लोग गुंडागर्दी से चाहते हैं कि सरकार बदल दे। ये बदलने वाला नहीं है, ये बिहार की जनता तय करेगी। लालू जी कितना भी आप कहते रहिए, बिहार की जनता जब कहेगी तभी बिहार में सरकार बदलती है। और आपको भी लगभग 5 बार एनडीए ने हराया, आपकी पत्नी को भी हराया और आपके बेटा तेजस्वी को भी 3 बार हरा चुका है। और बिहार के लोकतंत्र में ताकत है। बिहार में 65% आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, सब पार्टी इसके साथ खड़ी है। तो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है, इससे अधिक कुछ नहीं। वॉकआउट करके भाग जा रहे हैं। अब स्वाभाविक है, उनके पास तो कोई जवाब है नहीं। 65% आरक्षण का विरोध किसने किया ये तो जानना चाहता हूं। 65% का आरक्षण का समर्थन सभी लोगों ने किया। जेडीयू के नेतृत्व करता आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब प्रस्ताव आया, नीतीश सरकार ने प्रस्ताव लाया, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल, सबने समर्थन किया। मोदी जी ने राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एनआरसी और वक्फ बोर्ड बिल के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। पोस्टर के माध्यम से जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवा लिया वो कितना बड़ा गुनाहगार है। लालू परिवार ने नौकरी के नाम पर संपत्ति लिखवा ली। आप संपत्ति दखल करने वाले लोग हैं, आपको एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल से क्या लेना देना। और जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवा लिया वो कितना बड़ा गुनाहगार है। लालू परिवार ने जो संपत्ति लिखवाया है नौकरी के नाम पर और राजनीति के नाम पर, मुसलमान को भी नहीं बख्शा, उनकी संपत्ति भी लिखवा लिया, सबका जमाबंदी, खाता नंबर, खसरा नंबर। आप वक्फ बिल पर एनआरसी पर बोलते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भागलपुर के दंगे में भी स्थापित हो गए थे, 15 वर्ष तक कुंडली मार के बैठे हुए थे, नीतीश कुमार जी की सरकार ने उस बेदखल लोगों को जमीन पर कब्जा दिलाया, घर पर कब्जा दिलाया। तो आप तो संपत्ति दखल करने वाले लोग हैं, संपत्ति जकात में लेने वाले लोग हैं, इसलिए आपको एनआरसी और वक्फ बोर्ड बिल से क्या लेना देना। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को पुलिस द्वारा हावड़ा जाने से रोके जाने के खिलाफ आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षा नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में किसी का भी सुरक्षा नहीं है। और जब हमारे पश्चिम बंगाल के विधानसभा के विरोधी दलों ने श्री शुभेंदु अधिकारी महाशय जब जाते हैं हावड़ा में, आपको मालूम है कि वहाँ पर धौस हुआ है और उधर बहुत सारे घर, बहुत सारा परिवार इफेक्टेड हुआ है, पानी नहीं है आज बहुत दिनों से। और जब हमारे विरोधी दलों नेता गए थे उधर तो पुलिस उनको हैकल किए, हरेस किए, जाने नहीं दिए। लेकिन उसका थोड़ी देर पहले ही आज पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और कलकत्ता के मेयर जनाब फिराद हाकिम उधर गए थे, उनको कोई बाधा नहीं मिला। लेकिन शुभेंदु अधिकारी महाशय जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के थे, एलओपी एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं, उनको पुलिस जिस तरह से बर्ताव किया है
जिस मैंने एकदम बहुत ही ज़्यादा उनके साथ असभ्यता किया है, तो ये हम लोग इसी का विरोध करते हुए आज हम लोग आसनसोल के अवरोध किए थे। हमको मालूम है कि साधारण पब्लिक का असुविधा हुआ ये आधा घंटा का विरोध से, लेकिन हम लोग कभी कुछ कर नहीं सकते। हम लोग को प्रतिवाद करना ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं बंगाल के लोगों के लिए। आज बंगाल के लोगों के पास टीएमसी बोलते हैं, ममता बनर्जी बोलते हैं, उनके लिए वो खड़े हैं, लेकिन उनका जब हावड़ा में पानी नहीं मिलता है, रानीगंज से बढ़ाकर जब धस से हमारा घर जब तोड़ फोड़ हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये ममता बनर्जी का सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे। पैसा आ रहा है सेंट्रल से, लेकिन वो पैसा चोरी हो रहा है। तो आज ये सरकार आम पब्लिक के साथ नहीं है, यहाँ पर किसी का भी सुरक्षा नहीं है। इन लोग सिर्फ तुष्टीकरण का राजनीति करना जानते हैं, और आज जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का हेकलमेंट हुआ और हैरेसमेंट हुआ, ये हम लोग प्रतिवाद किए हैं, और आगामी दिन में भी अगर ऐसा होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने कहा यह चिंता का विषय है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। इकोनॉमिक सर्वे बजट का आधार होता है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट कैसे बनाया गया। कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। हमारे देश में आजादी के बाद से 1950 से ही इकोनॉमिक सर्वे बजट का आधार होता है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सारे आंकड़े देता है अर्थव्यवस्था के, वो सारे आंकड़े देता है टैक्स कलेक्शन के, फिस्कल डेफिसिट के, फिस्कल सरप्लस के, कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जो एक इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोनॉमिक डेटा होता है, जो बजट का आधार बनता है, वो इकोनॉमिक सर्वे से आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के आखिरकार बजट कैसे बना दिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं पेश किया गया क्योंकि दिल्ली की इकोनॉमी की शानदार तस्वीर उस इकोनॉमिक सर्वे में आ रही थी कि देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है। टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी पिछले 10 साल में अगर सबसे ज्यादा देश में हुई है तो वो दिल्ली में हुई है। अगर देश की इकलौती फिस्कल सरप्लस में चलने वाली सरकार है वो दिल्ली की सरकार है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की सरकार से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है, बहुत शानदार विकास हुआ है। इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर पेश नहीं किया गया, ऐसा हमें सुनने में आया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि 15 साल शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी, 4 साल वहां भी इकोनॉमिक सर्वे के बिना ही बजट पेश किया गया था। तो ये क्या अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने बिना पढ़े लिखे सोचे समझे इकोनॉमिक आंकड़ों को देखे, दिल्ली की आर्थिक परिस्थिति को देखे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था के, जो इंडस्ट्री के, जो व्यापारियों के, जो किसानों के, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको देखे बिना अगर हम अपना बजट बना रहे हैं तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारी कोई पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, हम आंकड़े देखने में विश्वास नहीं करते, हम एनालिसिस में विश्वास नहीं करते, हम किस आधार पर बजट बना रहे हैं ये तो बिल्कुल ही साफ नहीं हो रहा अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं है। मैम, आप लोग 2500 रुपए और गैस सिलेंडर जैसे स्कीम्स को लेकर सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज मैनर में ही वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट होंगे, अभी एक झटके में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फेज वाइज तरीके में इम्प्लीमेंट होंगे और एक झटके में नहीं होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया और घोषित कर दिया कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला था। मोदी जी ने बार बार दिल्ली चुनाव से पहले ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ये आधिकारिक घोषणा कर दी है कि मोदी जी ने झूठ बोला। 8 मार्च को पैसे ना तो आए, ना आने वाले कई सालों तक आने वाले हैं।
कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कुणाल कामरा ने कानून के खिलाफ बात की है, एक नेता का अपमान करने की कोशिश की है। उन्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा उन्हें सजा दी जाएगी। है कि कुणाल कामरा जी ने कानून के खिलाफ बात की है, संविधान के खिलाफ बात की है, एक नेता का अपमान करने की भूमिका उन्होंने अपने गाने में दर्ज की है। मुझे लगता है वो कलाकार है, वो गीतकार है, उन्होंने किसी का अपमान करने वाला गाना नहीं गाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, he will be punished if you are going to insult honorable Supreme Court, if you are going to insult honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy. I enjoy Veeridas. I enjoy in my childhood I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be tolerated in Maharashtra. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।